So much, Neeraj ji. So today's feature presentation, my agenda is to educate you about the modern way financial planning. आज की डेट में नए यूथ का, क्योंकि आने वाली टाइम पे कहा जाता है कि इंडिया आज की डेट में सबसे ज़्यादा यंग लोगों की पॉपुलेशन है और आने वाले टाइम पे यही एक ओल्ड एज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने वाली है. So with you all, I have given a paper, the Capital Tree Times, जहाँ पे दो मेजर टॉपिक्स हमारे लाइफ के मेंशन्ड है. फर्स्ट इज रिटायरमेंट एंड सेकंड इज चाइल्ड एजुकेशन. यू कैन ऑल गो थ्रू इट आफ्टर दिस मीटिंग. फर्स्टली आई विल टेक यू टू माय प्रेजेंटेशन. तो कैपिटल ट्री की शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई थी. इस अक्टूबर में हम लोग 5 साल पूरे कर लेंगे. आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 9 years इन दिस इंडस्ट्री. 3 साल जॉब करने के बाद करीबन 2020 अक्टूबर में मैंने कैपिटल ट्री की शुरुआत करी, क्योंकि जब मैं जॉब कर रहा था तो मैंने एक गैप देखा. बैंक्स या बड़ी बड़ी कंपनीज जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, कहीं ना कहीं उनके थ्रू ही प्रोडक्ट्स क्लाइंट्स तक आ रहे थे या इन्वेस्टर्स तक आ रहे थे. बट मैंने ये चीज गौर करी कि वो ज्यादातर प्रोडक्ट पुश प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो भी पर्सन जॉब करता है उसके कुछ ना कुछ एक टारगेट्स होते हैं, कंपनीज का एक फोकस प्रोडक्ट होता है, और उस गैप को हमने भरने के लिए कैपिटल ट्री की शुरुआत करी. तो आज की डेट में लखनऊ की हम फर्स्ट चॉइस है. व्हेनेवर समबडी इज सर्चिंग बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर इन लखनऊ, ये सब आप लोग ना सर्च कर सकते हैं इनकॉग्निटो मोड पे. अगर किसी ने कैपिटल ट्री सर्च किया है उसके बावजूद भी आप इनकॉग्निटो मोड पे डाल के सर्च कर सकते हैं बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर इन लखनऊ. आपको मेरा नाम बताने की भी जरूरत नहीं है. दिस इज द कॉन्फिडेंस व्हिच आई गिव यू एज अ बीएनआई प्रॉस्पेरिटी मेंबर. आप किसी क्लाइंट से बात करें फाइनेंशियल प्लानिंग पे, रिटायरमेंट प्लानिंग पे, आप उनसे कहिए कि आप मेरे बीएनआई मेंबर को मत सर्च करिए, आप सर्च करिए बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर इन लखनऊ. तो गूगल जब आपको पहले तो स्पॉन्सर्स आ जाते हैं जिन्होंने एड रन किया होता है, बट उसके बाद जब गूगल आपको इस तरह का चार्ट देता है अपने रिकमेंडेशन, देन यू विल फाइंड आउट कि कैपिटल ट्री उसमें सबसे ऊपर है विद मोर देन 387 क्लाइंट्स ने हमें रिव्यू किया है और हम लोग गूगल के मोस्ट प्रेफर्ड एडवाइजर्स में से हैं. In my team, I am the founder of Capital Tree. My wife, co-founder. आप में से जितने लोग भी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हैं वो कभी ना कभी हमारे हेड ऑफ सर्विसेज जफर और हेड ऑफ ऑपरेशन प्रियांशी से जुड़े हैं, क्योंकि सारा हमारा काम रहता है एडवाइजरी और आपके गोल्स को, रिक्वायरमेंट्स को समझ के आपको एडवाइस करना. बाकी हमारी टीम आपको असिस्ट करती है. अदर देन दैट वी आर हैविंग 3 more people in our team, so we are a team of about 7 people. डिपेंडेंसी सिर्फ आदित्य पे नहीं है कैपिटल ट्री की. इफ आदित्य इज मिसिंग, जैसे कि नीरज जी ने बोला मैं घूमता हुआ हूँ, तो देयर आर पीपल जो आपको असिस्ट उसके अलावा भी कर सकते हैं. Presently we are managing about 65 CRs of AUM, and in next 2 years I am targeting to reach on to 200 CRs with your help. इसके अलावा हम अपने क्लाइंट्स के साथ हमने कैपिटल ट्री में एथिक्स बना रखे हैं कि किन चीज़ों को हम फॉलो करते हुए आपको सर्विसेज देंगे या सोसाइटी को सर्व करेंगे. तो फर्स्ट इज आवर एक्सपर्टीज. जो हमारी एक्सपर्टीज है उसके थ्रू हम आपके पर्सनल फाइनेंसेस को, आपकी लाइफ में जो भी आपके गोल्स हैं उनको अचीव करने में मदद करते हैं. साथ ही साथ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं कि कोई भी मटेरियलिस्टिक फैक्ट है या कॉस्ट क्या है, सभी चीजें हम आपके साथ ओपनली शेयर करते हैं. हमारी अप्रोच रहती है कि हम सभी चीजों को होलिस्टिक वे में देखें, चाहे आपका इमोशनल बिहेवियर हो, चाहे आपका फाइनेंसेस हो, आपका बजटिंग हो, हर एक चीज को हम लोग कवर करते हैं. इंटीग्रिटी के साथ, क्लाइंट फर्स्ट अप्रोच के साथ आपको सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रोडक्ट देते हैं. कोई भी हम लोग पुश प्रोडक्ट्स पे फोकस नहीं करते हैं. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इज अ पुश प्रोडक्ट इन इंडियन मार्केट. तो दीज आर द एथिक्स जो हम फॉलो करते हैं. नाउ द मेन क्वेश्चन इज व्हाई सोसाइटी नीड्स कैपिटल ट्री और पर्सनल फाइनेंस प्रोफेशनल लाइक मी. देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस भी व्यक्ति से आप एडवाइस लेते हैं, आप सब लाइफ में किसी न किसी से एडवाइस लेते हैं, उसकी अप्रोच क्या है. क्या वो आपको एज अ क्लाइंट देख रहा है या आपका वेल विशर देख रहा है, वो उसकी अप्रोच क्या है, या वो अपने टारगेट्स को अचीव करना चाह रहा है. राइट. हम बैंक्स में बैंकर्स आज की डेट में हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देते हैं. पुराने हमारे LIC के एजेंट्स हो गए या पोस्ट ऑफिस के एजेंट्स हो गए, उनका अप्रोच क्या है. जब वो कोई भी प्रोडक्ट हमें सजेस्ट कर रहा है, क्या उसने ये जाना कि मेरे बच्चे की एज क्या है, मेरा बच्चे का ड्रीम क्या है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट किधर है. लाइक अगर मैं अभिजीत जी की बात करूं, अभिजीत जी का
इज अ वेरी हार्ड वर्किंग और वो चाहते हैं कि मैं 60 की एज के आसपास ही आदित्य रिटायर होने का प्लान कर रहा हूँ। वेयर एज मैं केसी सर की बात करूं तो शायद उनका मन है कि मैं 10 साल बाद रिटायर हो जाऊं। तो मैं बस आऊं कि सर ये प्लान अच्छा है, इधर इन्वेस्ट करो, इतना करोगे इतना मिलेगा। अगर ये अप्रोच है तो आपको सही में समझना चाहिए कि आप एडवाइस ले किससे लो। सो सोसाइटी में आज जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, हमारी जरूरत बहुत ज्यादा है ताकि हम मॉडर्न फाइनेंशियल प्लानिंग और ट्रेडिशनल फंडामेंटल्स को दोनों को रख के आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडवाइस कर सकें। उसके अलावा इन्फ्लेशन बहुत तेजी से इंडिया में बढ़ रहा है। हर एक डेवलपिंग नेशन में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता है। वो हेल्दी है। महंगाई अगर बढ़ेगी तो वो एक्चुअली एक इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है, बट यू शुड बी फाइनेंशियली प्रिपेयर फॉर इट। यानी कि अगर आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं और आपको लगता है कि एक नॉर्थ इंडिया में एमबीए के लिए ग्रेजुएशन प्लस एमबीए के लिए 30 लाख रुपए का खर्चा आता है और साउथ इंडिया में वही खर्चा 70-80 लाख रुपए पहुंच जाता है, तो ये 70-80 लाख रुपए ही नहीं रहने वाला है अगले 10 साल या 15 साल। वो इन्फ्लेशन के बाद काफी महंगा होने वाला है, राइट। इसके अलावा लाइफस्टाइल क्रीप, आप देखेंगे पहले हमारी पॉकेट का बॉन्ड्स पे इतना बड़ा पॉकेट शेयर नहीं जाता था। हमारे पेरेंट्स थे, उनका ज्यादातर जो एसेट पोर्टफोलियो का या फिर पॉकेट का वॉलेट शेयर था वो नीड्स पे ज्यादा जाता था और सेविंग्स को ज्यादा बेहतर कर पाते थे। बट आज मोस्ट ऑफ द यूथ इज कहेंगे कि वो ईएमआई पे घिरे रहते हैं। उनके वॉन्ट्स ज्यादा है, नीड्स यानी ग्रोसरीज, हाउसिंग बिल्स तो खाली 20-30% उनके सैलरी के हैं, बाकी वॉन्ट्स करीबन 50-60% है। ऐसे में फाइनेंशियल प्लानिंग या हैंड होल्डिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट, हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में हम उनको एजुकेट करते हैं कैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं या अपनी फैमिली को हेल्थ इश्यूज से, फाइनेंशियल इश्यूज से सिक्योर कर सकते हैं। प्रोडक्ट ओवरलोड, हर दिन हर हफ्ते कुछ आईपीओ आते हैं। हर 10-15 दिन में आपको अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या बैंक से कॉल आ जाता है कि सर एक नया एनएफओ आया है, आप इन्वेस्ट करेंगे क्या। या कोई भी कंपनी जैसे मैक्स लाइफ को अभी एक्सिस ने टेक ओवर कर लिया, अब वो आके सब लोग एक्सिस वाले आपको अप्रोच करेंगे कि सर एक नया पॉलिसी आया है। तो प्रोडक्ट ओवरलोड हो गया है। ऐसे में एक व्यक्ति को तो एक ही टर्म इंश्योरेंस चाहिए ना, एक व्यक्ति को एक ही हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। म्यूचुअल फंड भी सबके पास 10, 15, 20 होते हैं, एक्चुअली तो 5-6 ही चाहिए ना। तो ऐसे में सही प्रोडक्ट को एनालाइज करने में हम तो सक्षम नहीं है, तो हमें किसी एक एक्सपर्ट की जरूरत है। टाइम भी नहीं है, सबको अपना बिजनेस ग्रो करना है। हमारे बीएनआई मेंबर्स तो सुबह 7:30 बजे से ही बिजनेस में लग जाते हैं, राइट। तो टाइम तो है नहीं फाइनेंसेस को मैनेज करने का। फ्रेमवर्क भी नहीं होता क्योंकि बस भाई वो दूसरे चैप्टर से कोई आया यार एसआईपी चालू कर दी है, हाँ ग्रो से मैंने एसआईपी कर रखी है। अरे एसआईपी तो सबने चालू कर रही है बिकॉज वो आज की डेट में 2 मिनट में हो जाता है, बट व्हाट इज योर प्लान, व्हाट इज योर फ्रेमवर्क, तो विल डिस्कस इट ऑल। और कोई मॉनिटरिंग भी नहीं है। फंड ले लिया, उसके बाद हम उसको कितना टाइम टू टाइम रिविजिट कर रहे हैं कि एक्चुअली इट इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट, उसके पीयर कंपैरिजन में कैसा रिटर्न आ रहा है, हम क्या कर रहे हैं। मैं खुद अपना स्टॉक्स का पोर्टफोलियो 40-50 लाख रुपए का लेके बैठा हूं, बट मार्केट नॉर्मल म्यूचुअल फंड ही उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो मैं खुद कर क्यों रहा हूं, राइट। तो इस वजह से सोसाइटी को कैपिटल ट्री जैसे एडवाइजर्स की जरूरत है। नए यूथ में आपके बच्चे, रोहित जी का बेटा आज एक बहुत ही बड़े कॉलेज से पढ़ के निकल रहा है। जाहिर सी बात आजकल यूथ में ना आईपीओ इन्वेस्टमेंट, शेयर, ऑप्शन ट्रेडिंग की बहुत ज्यादा डिस्कशन होती है। तो अगर आप देखेंगे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो हमसे पहले यानी ग्रेजुएशन पूरा होने से पहले ही वो ऑनलाइन कुछ ना कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट या म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी इनके बारे में पहले से जागरूक होती जा रही है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम कि डीआईवाई में डू इट बाय योरसेल्फ, तो उसमें क्या है कि हम लोग रैंडम प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मेरा प्रोडक्ट ओवरलोड हो गया, बट एक एडवाइजर के थ्रू आपका गोल मैप करके आपका गोल के हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट्स हम लोग सजेस्ट करते हैं या एडवाइजर सजेस्ट करता है। जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है, मार्केट इज नॉट परफॉर्मिंग, राइट, तो होता क्या है, एक डीआईवाई इन्वेस्टर जो होता है वो सिर्फ रिएक्ट करता है, अरे मार्केट डाउन है पैसा निकाल लेता हूँ, मार्केट बढ़ गया है उधर लगा देता हूँ, गोल्ड बढ़ गया है गोल्ड में लगा देता हूँ। वो रिएक्ट करता है, मार्केट पे रिएक्ट करता है। बट जबकि एक एडवाइजर जो होता है वो
जब आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर एसेट एलोकेशन पे ध्यान देते हैं कि आपका गोल्ड में कितना होना चाहिए, रियल एस्टेट में कितना होना चाहिए, आपके गोल के हिसाब से इक्विटी एलोकेशन कितना होना चाहिए। और उसी तरीके से जब मार्केट खराब चल रही होती है तो वो ये नहीं ध्यान देता है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा, आप हटा दो कर दो, वो ये ध्यान देता है कि रीबैलेंसिंग करके कब इक्विटी को कम करके कब गोल्ड को बढ़ा के हम पोर्टफोलियो का एवरेज रिटर्न निकाल सकते हैं। दूसरी बात है टैक्स लीक। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, मेरे 2 साल से हमारे क्लाइंट्स के भी आईटीआर में फाइल करा रहा हूँ। मेरी सिस्टर जो है वो सीए फाइनल ईयर में, तो आईटीआर फाइलिंग कर दी है। आजकल देख रहे हैं कि रैंडम लोग रिडम्पशंस करते हैं विदाउट थिंकिंग कि भाई टैक्स मेरा कितना जाएगा। जस्ट दिख रहा है कि म्यूचुअल फंड में मेरे 7 लाख रुपए पड़े हैं, मुझे जरूरत है, मैंने स्ट्रेट में रिडीम कर लिया, या मैंने कोई भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा बेच लिया, हमने टैक्स प्लानिंग ही नहीं करी। तो वहां से जब वो आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं तो हैवीली कैपिटल गेन फेस कर रहे हैं। बल्कि हम लोग क्या करते हैं, टैक्स अवेयर कैश फ्लोज करते हैं। जिन पैसे को आपको जल्दी निकालना है उनको अलग जगह रखते हैं ताकि टैक्स कम पड़े, या अगर किसी को पैसे की रिक्वायरमेंट भी है तो हम उनके पोर्टफोलियो में ये चीजें ढूंढते हैं कि कहां से निकाला जाए पैसा, कहां पे कितना लॉस बुक किया जाए या कहां पे कितना प्रॉफिट बुक किया जाए कि उनका टैक्सेशन कम से कम हो सके। तो आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रॉपर एसेट एलोकेशन। सी मॉडर्न फाइनेंशियल प्लानिंग की मैंने बात करी, बल्कि एक टाइम था जब हैविंग एसेट आपको वेल्दी बनाता था, राइट। आज 2025 में हम हैं एंड आप मार्क माय वर्ड, अगले 5-10 सालों में ना एसेट होल्ड करने वाले लोगों से ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल उनकी लाइफ होगी जिनके कैश फ्लोज ज्यादा अच्छे होंगे। एग्जांपल के तौर पे मेरे एक क्लाइंट है, उनका गांव में बहुत प्रॉपर्टी पड़ी है, करीबन 10-15 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है, बट उनकी मंथली इनकम इन लखनऊ इज ओनली 60,000 रुपीज। तो वो एक मिडिल क्लास लाइफ जीते। बट आज के टाइम पे ऐसे नहीं चलेगा, आपको अपने कैश फ्लोज पे ध्यान देना है। एसेट चाहे जितने बना लीजिए, अगर आपकी वो एसेट आपको कैश फ्लो नहीं दे सकती है तो कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। आप जितना अच्छे से लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जितना जल्दी रिटायर हो सकते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे। फॉर दैट हमें ये समझना पड़ेगा कि अलग अलग एसेट क्लासेस की स्ट्रेंथ क्या है। लाइक इक्विटी की स्ट्रेंथ है कैपिटल एप्रिसिएशन, गोल्ड की स्ट्रेंथ है हेजिंग अगेंस्ट इन्फ्लेशन, क्योंकि गोल्ड तब ज्यादा अच्छा चलता है जब इक्विटी अच्छी नहीं चलती, और आजकल पिछले 3-4 सालों से तो गोल्ड भी बराबर रिटर्न्स दे रहा है। डेट आपको एक फिक्स रिटर्न देने में मदद करता है, और रियल एस्टेट आपके यील्ड्स को एनहांस करता है, क्योंकि रियल एस्टेट कभी कभार आपकी बहुत अच्छी बेट्स लग जाती है तो आपको और ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसको हम थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके अगर देखें 2008 से लेकर 2024 तक, तो आप हर साल पे एक लाल निशान, एक पीला निशान और एक हरा निशान देखेंगे। हरे का मतलब है कि किस ईयर पे किस एसेट क्लास ने सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्म किया। तो 2008 में जब मार्केट 52% डाउन थी तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा था तो वो परेशान होगा, राइट। बट 1% जिसने तीनों में अपने हिसाब से एलोकेशन रखा होगा वो इतना परेशान नहीं होगा, क्योंकि उसका गोल्ड में 26% का रिटर्न आया होगा या उसका डेट में 8% का रिटर्न आया होगा। 2020 में इक्विटी ने भी अच्छा रिटर्न दिया, गोल्ड ने भी अच्छा रिटर्न दिया, डेट में भी अच्छा रिटर्न दिया इन द एंड में उस साल का रिटर्न। तो कहने का मतलब है जब आप ये पूरी तीनों एसेट क्लासेस का अप्रोच देखोगे तो आप ज्यादा स्टेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे, सिर्फ इक्विटी से रिटर्न्स नहीं बनते। तो गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं और मैं अभी बता भी रहा था कि हम लोग क्या करते हैं, हम आपकी रिक्वायरमेंट्स या आपके क्लाइंट्स या आपके रेफरेंस, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, तभी हम उनको एडवाइजरी करते हैं। बिना मर्ज जाने नीरज जी डॉक्टर साहब प्रिस्क्रिप्शन देंगे क्या? नहीं देना चाहिए, देना ही नहीं चाहिए, राइट। तो आज की डेट में गूगल पे, इंस्टाग्राम पे इतनी सारी नॉलेज अवेलेबल है, बट जो उनको फॉलो करता है वो बहुत कम लोग हैं। मतलब परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज रियली लो, क्योंकि उनको वो तो सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं और एंड में एक डिस्क्लेमर डाल देते हैं, दिस इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। आपके लिए वो सही है या नहीं, आपका फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, उसको नहीं पता है। तो वी फोकस ऑन गोल मैपिंग, अटैचमेंट ऑफ कॉस्ट एंड राइट व्हीकल। तो मैपिंग की जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपको एजुकेशन के लिए करना है, राइट। तो अगर रक्षित का बेबी हुआ है और रक्षित को यहाँ से 18-20 साल तक बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लान करना है, तो अपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स वो बच्चे की एजुकेशन के लिए रखेगा, उसकी प्रॉपर मैपिंग अगर नहीं करेगा
और उसको कल को फंड्स निकालने हैं, क्या पता वो बच्चे वाले फंड्स में से पैसा निकाल ले रहा है, राइट? हो सकता है ना, सबका पोर्टफोलियो ऐसे मैनेज है, इतना पैसा लगा हुआ, इतना बढ़ के इतना मिलेगा, बट जब पैसे की जरूरत होती है तो फिर आप ये नहीं देखते हो कि कौन सा पैसा किस लिए रखा था, क्योंकि मैपिंग तो है ही नहीं। हम लोग कोशिश ये करते हैं हमारे एप्लीकेशन में, हमारे सॉफ्टवेयर में, ये है कि हम आपके हर इन्वेस्टमेंट के साथ गोल मैप कर देते हैं। उसके अलावा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, या घर के लिए कर रहे हैं, या बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ही बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप अपने हर इन्वेस्टमेंट्स के साथ गोल मैपिंग जरूर करें। साथ ही साथ अटैच करें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट नहीं कि कितना लगाऊंगा कितना मिलेगा, सिर्फ इतना अटैच करने से काम नहीं चलेगा। यू हैव टू अटैच अ टाइम फ्रेम कि मुझे कब कितना पैसा चाहिए, कितने टाइम के बाद चाहिए, तो आपको टाइम फ्रेम भी अटैच करना पड़ेगा और प्रायोरिटीज भी अटैच करनी पड़ेगी कि मेरे को वेकेशंस के लिए प्लान कर रहा हूँ, मैंने 25,000 रुपए की एसआईपी चलाई कि मैं हर साल एक फॉरेन टूर मारूंगा, 3 लाख रुपए बनता है, तो मैं फॉरेन टूर मारूंगा। अब मैंने ये भी बोल दिया अपने एडवाइजर से कि भाई अगर पोर्टफोलियो में इतना अच्छा रिटर्न आ रहा होगा तभी जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा, बट मेरा चाइल्ड एजुकेशन और रिटायरमेंट से मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, तो मुझे प्रायोरिटाइज भी प्रायोरिटी भी अटैच करनी चाहिए। साथ ही साथ राइट व्हीकल, ये एग्जांपल के तौर पे है, राइट व्हीकल को चूज करना यानी राइट प्रोडक्ट को चूज करना भी फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस चाहिए ना, आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो सिर्फ एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। वहां पे अगर आपको है कि ट्रैवल इंश्योरेंस, मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ तो एक्सीडेंटल वाला अटैच कराऊं ना कराऊं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है तो आप एसआईपी के थ्रू कर सकते हो, एसआईपी के थ्रू आप इक्विटी, गोल्ड, डेट, मल्टी एसेट कहीं भी कर सकते हो। और अगर आपको इनकम की जरूरत है तो जरूरी नहीं है कि एक फ्लैट खरीद के रेंटल इनकम ही चाहिए, या एक घर खरीद के मुझे इनकम के लिए एक प्रॉपर्टी खरीद के रेंटल पे ही डिपेंड होना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं एक सही व्हीकल, सही प्रोडक्ट चूज करूं, किस डायरेक्शन में मुझे जाना है अपने फाइनेंशियल के साथ। सो इन गोल्स की प्लानिंग के लिए एक छोटा सा डेमो मैं आप लोगों को देना चाहूंगा हमारी वेबसाइट के थ्रू। सो दिस इज अवर वेबसाइट capitalifinserv.com। ओके, तो हमने इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन कराया है कि चाहे मैं एज अ एडवाइजर या कैपिटल ट्री किसी को एडवाइस कर रहा हूं, या मेरा क्लाइंट खुद भी आना चाहे, तो मेरे टूल्स बहुत सारे हिडन या सीक्रेट वाले नहीं हो, मेरे इंग्रेडिएंट बहुत सीक्रेट हो, इट्स ओपन फॉर ऑल। आप यहां पे जाएंगे तो टूल्स का ऑप्शन है, टूल्स पे फाइनेंशियल कैलकुलेटर है, यहां पे आएंगे तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं एजुकेशन प्लानिंग की बात करता हूं। हमने क्या किया हुआ है, अपने कैलकुलेटर्स को इतने अच्छे से डिजाइन कराया हुआ है, लेट्स से किसी का बेबी जस्ट अभी 1 ईयर का है और 18 साल की एज में वो एक हायर एजुकेशन कॉर्पस क्रिएट करना चाहता है, राइट? तो पहली बात तो हमने यहाँ पे गोल मैपिंग कर दी, ये इन्वेस्टमेंट्स क्यों हो रहा है, हायर एजुकेशन के लिए हो रहा है, ठीक है। एक टाइम फ्रेम डाल दिया, यानी कि आज 1 साल का 18 साल पे चाहिए ही चाहिए। अब उसने कहा कि ये तो एक इन जनरल स्टेटमेंट है, मेरी एडवाइजरी कहाँ आती है? रशीद, आपने अपना 12th कब पास किया था और क्या एज क्या थी आपकी? एज क्या थी? 18 थी, मेरी 17 थी, किसी और की भी 17 थी, 17, राइट? तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि बच्चे का एडमिशन कहाँ पे हो रहा है। मान लीजिए बच्चा फर्स्ट क्लास में, तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि वो ग्रेजुएशन कब कंप्लीट कर रहा है। तो इट कुड बी 16 और 17। इन जनरल क्या है, 18 साल का होगा तभी मिलेगा। LIC की पॉलिसीज है, कहीं भी आपने सुना है ना, राइट? एक्सपेंसेस, नेक्स्ट से मैंने कहा कि मेरे को नॉर्थ साउथ इंडिया में कराना है और आज की साउथ इंडिया की कॉस्ट है 50 लाख रुपए, राइट? अभी आगे इन्फ्लेशन के लिए, इन्फ्लेशन कितना चल रहा है सर, कोई भी बता सकता है? इंडिया में इन्फ्लेशन कितना चल रहा है जी? 8%, 10%। तो इन्फ्लेशन इन जनरल जो होता है वो 6% चल रहा है, तो गवर्नमेंट हमें डेटा देती है, बट मेडिकल इन्फ्लेशन और एजुकेशन इन्फ्लेशन इज डिफरेंट। तो जब हम लोग गोल की बात करते हैं, लाइक एजुकेशन की बात करें, तो हम लोग 12% का इन्फ्लेशन मानते हैं। बट अगेन फिर मेरी एक्सपर्टीज कहाँ है, ये तो इन जनरल एक स्टेटमेंट गूगल पे भी मिल रहा है। मेरी एक्सपर्टीज ये कहती है कि जैसे एक टाइम पे कार बहुत महंगी हुआ करती थी और वहां पे सैचुरेशन आई, टीवी लेना एक बड़ा सपना होता था इंडियंस के लिए, और वहां पे सैचुरेशन आया, आज इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में इतनी ज्यादा महंगाई नहीं है। तो धीमे धीमे गवर्नमेंट जागेगी और महंगाई इतनी महंगी भी, एजुकेशन इतनी महंगी नहीं होने देगी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, मेरा ये अपना ओपिनियन है। सो लेट्स टेक इट 6, मैं 6 ही लेता हूँ। आप वही बता रहा हूँ कि गूगल और मेरे में क्या फर्क है। मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट्स के हिसाब से एजुकेशन कहीं नहीं सस्ती होगी।
और रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट मैं मल्टी एसेट में अगर करता हूँ, इक्विटी में नहीं करता हूँ, तो 13% इज गुड। तो मेरे को एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाता है कि अगर मेरे को आज जो खर्चा आ रहा है 50 लाख रुपए का, वो आने वाले टाइम पे 1,29,00,000 का हो जाएगा। तो मेरे को एक्चुअल फिगर पता चल रही है कि 50 लाख रुपए की फ्यूचर कॉस्ट होगी 1,29,00,000, और अगर आप उसको एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं तो सिर्फ 20,000 रुपए की आप एसआईपी चलाएंगे एंड आपको इन्फ्लेशन बिना तंग करे आप अपने बच्चे की पढ़ाई बहुत इजीली कर सकते हैं। अच्छा लगा? राइट। इसी तरीके से हमने रिटायरमेंट के लिए बना रखा है कि आपकी एज क्या है, आप कब रिटायर होना चाह रहे हैं, क्या इन्फ्लेशन है, कितना रिटर्न आप डालेंगे। अब एक और यूनिक चीज बता दो, कैपिटल ट्री की यूएसपी है कि हम लोग जब भी किसी रिटायरमेंट प्लान की बात करते हैं तो लोग क्या करते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं और उनके मन में रहता है कि जब मैं 60 साल का होऊंगा तो इस पॉलिसी से, इस फ्लैट के रेंटल से, इस एफडी से सब मिला के मेरे को 3 लाख रुपए महीना मिलेगा। ठीक है, पर आज का 3 लाख रुपए 10 साल बाद, जब वो 60 साल का है तो 3 लाख से तो काम चल रहा है, 65 का हो रहा है, 70 का हो रहा है, तो महंगाई की मार पड़ रही है तो वो कम पड़ने लगेगा। तो हमारे रिटायरमेंट प्लानिंग में, हमारी वेबसाइट में रिटायरमेंट प्लानिंग कैलकुलेटर है, वहां पे अपने पोस्ट रिटायरमेंट भी इनकम को इंक्रीमेंटल रखा है, इन्फ्लेशन का ध्यान रखा है। ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं प्रेजेंटेशन को एंड करूंगा। तो हमारा एक 6 स्टेप प्रोसेस है। हम लोग सबसे पहले आपके सारे डेटा गैदर करते हैं, सारी आपकी कितनी पॉलिसीज चल रही, क्या रियल एस्टेट होल्ड करते हैं, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, आपके फैमिली में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना रहा है, इवन वो भी पूछते हैं। तब जाके एसेट एलोकेशन प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं, रिस्क प्रोफाइलिंग करते हैं कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से कितना रिस्क लेना चाहिए, इंप्लीमेंट करते हैं, गोल्स को सेट करते हैं और टाइम टू टाइम रिव्यू करके रीबैलेंसिंग करते जाते हैं। सबसे पहली कॉल, अगर आप कोई भी रेफरल देते हैं या आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली कॉल डिस्कवरी कॉल और गोल शीट जो हम आपको देते हैं, पूरा प्लान अपनी तरफ से कोटेशन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपके प्लान्स पे और जो भी हमने किया हुआ है उस पे एक्शंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। पेपरलेस केवाईसी है, ट्रांजैक्शंस भी सारे ऑनलाइन हो जाते हैं हमारे साथ, पीरियोडिक रिव्यूज हैं और सारी कॉस्ट आपको क्लियरली बताते हैं। तो अब करना क्या है, आप सभी को पहले मेरा एक ऑफरिंग है कि आपकी टॉप 3 गोल्स जो भी हैं उनको इसी वीक हम और आप मिलके कैपिटल ट्री के साथ प्लान कर सकते हैं और छोटे से छोटे स्टेप्स के साथ में एसआईपीज के थ्रू अपने बड़े बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो आज ही आप लोग मेरे साथ अपना 1-to-1 इस हफ्ते का कैलेंडर लॉक करिए और कैपिटल ट्री के साथ अपने फाइनेंशियल फ्यूचर्स की शुरुआत करिए। थैंक यू सो मच। कोई क्वेश्चन हो तो आई एम हैप्पी टू यस। यहाँ पे तो सब अटैचबल प्रॉपर्टी है, कुछ आपके पास नॉन अटैचबल प्रॉपर्टी का भी कोई ऑप्शन है? जैसे सर, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर रेट होती है, किसी का पैसा है, गवर्नमेंट फ्रीज कर देती है सारा अकाउंट सब कुछ। करीब एलगी था तो उसने कुछ नॉन अटैचबल प्रॉपर्टी अपनी रखी थी, उसको गवर्नमेंट सील नहीं कर सकती है। तो नॉन अटैचबल प्रॉपर्टी कुछ आप इन्वेस्ट कराते हैं जैसे मैरिड वुमेन एक्ट के थ्रू? बिल्कुल, टर्म इंश्योरेंस जब होता है, नहीं इंश्योरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे ही एक क्लाइंट के साथ हुआ, यहाँ पे ओमेगा सिटी है फैजाबाद रोड में, हमारे क्लाइंट को आज जीएसटी के चक्कर में 80 लाख रुपए का पेनल्टी आया, वो भर नहीं रहा था, उसके सारे करंट अकाउंट, उसके पर्सनल सारे अकाउंट फ्रीज हो गए। अब अगर वो म्यूचुअल फंड से रिडीम करेगा भी तो उसके पैसे कहाँ जाएंगे, उसी अकाउंट में जाएंगे, तो वो पूरी तरीके से फंस चुका है। तो इसमें सर हम लोग नॉन अटैचबल में क्या करते हैं, जैसे किसी का बेबी होता है तो हम उसको सजेस्ट करते हैं, हमने कुछ बीएनआई मेंबर्स को भी सजेस्ट किया, या बेबी का सेपरेट अंडर गार्जियनशिप बैंक अकाउंट ओपन करा करो, राइट। वाइफ का अलग रखो। अगर आपकी वाइफ, ज्यादातर लोगों की वाइफ अर्निंग है, सॉर्ट ऑफ कुछ ना कुछ बिजनेस नहीं है, उनकी रिटायरमेंट प्लानिंग अलग हो, उनका इन्वेस्टमेंट भी अलग हो, और आपका करंट अकाउंट, आपका बिजनेस अकाउंट और सेविंग बैंक अकाउंट हमेशा डिफरेंट चले। ठीक है, आपको एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। मान लीजिए मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मैं वहां पे एम्प्लॉय हूं, तो अगर मेरे बिजनेस में कभी कोई बात आती तो मेरी प्राइवेट लिमिटेड फर्म की सारे करंट अकाउंट ब्लॉक होंगे, मेरा प्राइवेट या पर्सनल बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। तो जो लोग सारा इन्वेस्टमेंट करंट से करते हैं या सारा ट्रांजैक्शन पूरा कहते हैं ना, भाई मैं सेविंग यूज ही नहीं करता, करंट पे रहता है, वो एक बॉम्ब पे बैठे। मैं
मैं भी अभी मेरी एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है एंड आई एम रियली ओके, और जल्दी से जल्द मैं इसको एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करने वाला हूँ। जो भी लोग आज की डेट में प्रोप्राइटरशिप फर्म पे काम कर रहे हैं, अगर बड़े स्केल पे जाना है तो यू आर सिटिंग ऑन अ बॉम्ब। इससे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल चीजों को अलग रख सकते हो, और एलएलपी ज्यादा अच्छा है प्राइवेट लिमिटेड से, फार बेटर एलएलपी। आप अपने मनमौजी चीजें कर सकते हो, बल्कि प्राइवेट लिमिटेड में बहुत सारे कंप्राइज हो रहे हैं, तो मैं आपको वो अलग से बताऊंगा डेफिनेटली। जी सर, क्रिप्टो में भी आप इन्वेस्ट वगैरह कर सकते हैं? सर, क्रिप्टो में मेरी एक्सपर्टीज है। मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि जिन पैसे को, क्योंकि क्रिप्टो इस समय सबसे हाई रिस्क बेट है, राइट, किधर भी जा सकती है, क्योंकि वहां फंडामेंटल्स कुछ नहीं है, सिर्फ डिमांड और सप्लाई का गेम है। ट्रंप ने डिमांड क्रिएट कर दी, भाग गया। एलन मस्क ने बेचा था, बहुत भयंकर गिर गया था। तो इस समय सिर्फ डिमांड सप्लाई और इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग के थ्रू हो रहा है। अगर आप कोई पैसा बिल्कुल भूल सकते हो, जैसे आपकी नेट वर्थ 1 करोड़ रुपए है और आपने कहा आदित्य भाई 2 लाख रुपए तो मैं बहुत हाई रिस्क ले सकता हूँ, ये 2 लाख या तो 2 करोड़ हो या ना रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो पैसा क्रिप्टो में लगा सकते हो। तो जैसे इथेरियम है, ठीक है, मैं इथेरियम का बहुत मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे लगता है यूएसडीटी हो गया, मतलब बिटकॉइन बहुत महंगा हो चुका है, बट उसको रेंटल इनकम यानी कुछ क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको जो और क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनके ही प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होती है, उनके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे लॉन्च होती है, तो उनको उन कॉइन से रेंटल आती है। तो एक्चुअली दे आर हैविंग सम बिजनेस ऑन पेपर। तो मैं उन क्रिप्टो करेंसी में आपको इन्वेस्ट करने के लिए एडवाइस देता हूँ। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी, तो उसको निकलवाने में मैं आपकी मदद भी करता हूँ। यस क्या आप इंटरनेशनल मार्केट्स में भी करते हैं, फॉर एग्जांपल यस। तो सर, ग्लोबल मार्केट्स के लिए हमने क्या कर रखा है, आज की डेट में इंडिया की ही नॉलेज रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मेरी एक ही फिलॉसफी है, कैपिटल में एक और है, जिसका काम उसको साझे। मेरी डेजिग्नेशन सेबी ने क्या दे रखी है, यू आर अ म्यूचुअल फंड एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड एमफी रजिस्टर्ड पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर। मैं कल को स्टॉक का लाइसेंस ले लूंगा तो आई एम अ स्टॉक ब्रोकर, नॉट स्टॉक एनालिस्ट। बात समझिएगा, आप स्टॉक ब्रोकर से भी बहुत से लोग जुड़े होंगे। सो इज अ स्टॉक ब्रोकर, नॉट स्टॉक एनालिस्ट, तो जिसका काम उसको साझे। अब आपने कहा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स भी सजेस्ट करते हैं, तो यस, हम ऐसे म्यूचुअल फंड सजेस्ट करते हैं जिनमें ग्लोबल एलोकेशन रहता है, एंड फंड मैनेजर को वो हम फ्रीडम देते हैं कि अगर लेने का है तो लेना, नहीं मन करता है या अच्छा फंडामेंटली राइट नहीं है तो मत लेना। अच्छा, किसी का मन है कि भाई मेरे को तो चाहिए ही चाहिए, तो हम सजेस्ट करते हैं 5 से 10% या 15% अपने पोर्टफोलियो का वेल्थ क्रिएशन के लिए वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स में, जैसे फैम, फेसबुक, अल्फाबेट, ठीक है, एंड फॉर नेटफ्लिक्स, जी फॉर गूगल, इनमें आप करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। क्योंकि ये अब आप इंडियन इकोनॉमी ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, आप यूरोप और अमेरिकन या ब्राजील या ऑस्ट्रेलिया की कहां तक ट्रैक करोगे। दूसरा है सर